गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं बीए प्रथम वर्ष का पार्ट 2 पेन का अपर्दन चक्र बीए प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। पेन का अपर्दन चक्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन बाय पेन। डेविस के अपर्दन चक्र में कुछ सुधार करते हुए जर्मन विद्वान वॉल्टर पेंक ने 1924 में अपना विचार प्रस्तुत किया। जर्मन भाषा में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और बहुत ही जल्दी अर्थात अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने अपने जो ये अपर्दन चक्र की संकल्पना उसको व्यवस्थित रूप प्रदान नहीं कर पाए। ये पेंक ने स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम न मान करके उत्थान की दर तथा अपर्दन के बीच के संबंध का प्रतिफल माना। स्थल रूपों के उत्थान के साथ ही अपर्दन का भी प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने कहा कि स्थल रूपों के उत्थान के साथ ही अपर्दन का भी प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर उत्थान के दर की 3 अवस्था बताई उन्होंने। उत्थान के दर की 3 अवस्थाएं बताई। जिस प्रकार डेविस ने उन्होंने प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था नाम दिया था, यहाँ पर उन्होंने अपस्थिजिंडे इंटी विक्लुम, अपस्थिजिंडे विक्लुम ये प्रथम अवस्था, उत्थान की प्रथम अवस्था माना। और इस अवस्था में स्थल रूप में अत्यधिक उत्थान होता है। स्थल रूप अर्थात भूतल में, धरातल में उत्थान अत्यधिक होता है, उत्थान की दर अधिक होती है और उसी के साथ ही उत्थान के साथ ही साथ अपर्दन की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उत्थान की दर जो होती है अधिक होती है और अपर्दन की दर उसके से कम होती है। तो ये प्रथम अवस्था होती है अपस्थिजिंडे। उसका दूसरा होता है ग्लिप फार्मिंग इंटी वक्लुम, ये द्वितीय अवस्था है। ग्लिप फार्मिंग, इसमें उत्थान तो होता है लेकिन यहाँ पर उत्थान और अपर्दन दोनों स्थिर हो जाता है। उत्थान की दर स्थिर हो जाता है और उत्थान जो होता है किस प्रकार से होता है, उत्थान होता है लेकिन अपर्दन उसी के बराबर होते रहता है, दोनों में समन्वय बना रहता है। तीसरी बात आती है अपस्थिजिंडे विक्लुम, ये तृतीय अवस्था है। यहाँ पर क्या होता है कि उत्थान के साथ साथ उत्थान की क्रिया रुक जाती है और अपर्दन की दर प्रारंभ रहती है। अपर्दन की क्रिया होते रहती है, अपर्दन की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे करके ये सामान्य रूप से जैसे समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसको यहाँ पर इन्होंने समतल प्राय मैदान न कह करके इन्होंने इंद्रप नाम दिया। अब देखते हैं हम उच्चावच के विकास की 5 अवस्थाओं की दशाओं के बारे में। उच्चावच के विकास की 5 दशाएं, इन्होंने 5 दशा, प्रथम दशा, द्वितीय दशा, तृतीय दशा, चतुर्थ दशा और पंचम दशा, 5 दशाओं में इन्होंने बताया। इन्होंने क और व, इन्होंने ऊंचाई को प्रदर्शित किया है और क और ख ये जो है समय को प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं कि प्रथम दशा जो है क और व और क1, इस प्रकार से ये जो है प्रथम उच्चावच ऊपरी चक्र है। ये क, व, ल, र, व ऊपरी चक्र है ये, और ये दूसरा जो है ये निचला चक्र है। ये उच्चतम उत्थान को प्रदर्शित करता है और ये जो है दूसरा निचला चक्र जो है निम्नतम उत्थान को प्रदर्शित करता है। प्रथम दशा में उत्थान का दर और उसी के साथ ही अपर्दन की क्रिया तीव्र हो जाती है। उत्थान जो है अधिक होता है बनिस्बत अपर्दन की दर कम होती है और उत्थान की दर अधिक होती है। द्वितीय अवस्था में, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ दशा, इसमें समान बना रहता है। कुछ समय तक उत्थान की दर जो है स्थिर हो जाती है और पंचम दशा में इसकी उत्थान की क्रिया बिल्कुल ही रुक जाती है और इस प्रकार से ये 5 दशाओं में चलते रहता है। ये क्रम जो होता है, द्वितीय अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है और अपर्दन का कार्य प्रारंभ हो जाता है और इसको प्रौढ़ावस्था नाम दिया गया।
किसमें? डेविस में। लेकिन यहाँ पर प्लैंक ने इस दशा में भूप्रदेश के ऊपर उठने के साथ साथ अपरदन भी निरंतर गतिशील बताया इसमें, और इसी कारण कटाव की क्रिया उत्थान के साथ साथ अपना समन्वय बनाए रहती है। और तृतीय दशा, ये पांचवी दशा और इधर पहली दशा, इनके बीच ये मध्य की दशा होती है। इस दशा में उत्थान और अपरदन, इस दशा में क्या होता है? उत्थान और अपरदन दोनों में स्पर्धा बनी रहती है। उत्थान जारी रहता है और अपरदन की बराबर सक्रिय रहने के कारण उच्च दाब अधिक ऊंचा भाग जो होता है अधिक ऊंचे हो जाते हैं। जैसे आल्पस एवं हिमालय में उत्थान के अंतिम काल में यही दशा रहती है। और चतुर्थ दशा में क्या होता है? ये चतुर्थ दशा, इसमें समतलीकरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दशा में ऊपर उठने की गति निरंतर कम होते जाती है। अपरदन की क्रिया पहले की भांति ही महत्वपूर्ण बनी रहती है। अतः नदी घाटियाँ जो होती है अधिक गहरी होती है, और धरातल की ऊपरी और निचले भागों के मध्य अंतर भी अधिक बना रहता है। इसमें टैंक द्वारा उत्थान और निम्नीकरण में दोनों में सामंजस्य बना रहता है। इसमें उत्थान और निम्नीकरण की दर में सामंजस्य बना रहता है, और इन्होंने अपरदन की क्रिया उत्थान के साथ ही साथ बताया कि अपरदन की क्रिया उत्थान के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, और द्वितीय और तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, इन अवस्थाओं में ये क्या होता है? कुछ समय तक के लिए उत्थान की दर जो है स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लैंक की अपरदन चक्र की जो संकल्पना है, प्लैंक ने जो अपरदन चक्र के बारे में बताया वो डेविस से बिल्कुल अलग है, और उन्होंने जिस प्रकार से अपरदन चक्र नाम दिया, और डेविस ने क्या बताया? भौगोलिक चक्र कहा, क्योंकि अपरदन चक्र यानी कोई भी चक्र जो है जहाँ से प्रारंभ होता है और वहीं अंत भी होता है। जैसे अपरदन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हुआ? उत्थान की क्रिया से ही प्रारंभ होता है, और अपरदन की क्रिया भी वहीं पर ही जाकर के समाप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थल रूपों के उत्थान के साथ ही अपरदन का भी प्रारंभ होता है, और उत्थान की दर तथा अपरदन के बीच क्या होता है? संबंध का प्रतिफल इन्होंने माना है प्लैंक महोदय ने। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।